हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन कैसे करें। हाउ टू इंटरप्रेट द आईआर स्पेक्ट्रम। सो आज हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा। आप देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, कोई आपको ग्राफ देगा, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं, पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। उसके बाद सीखेंगे ट्रांजिशन जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कौन सी होती है वो देखेंगे। आईआर के ग्राफ को कैसे पढ़े वो देखेंगे। आईआर के ग्राफ के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनके कौन से फैक्टर हैं वो हम देखेंगे। इंटरप्रिटेशन करेंगे ग्राफ का विद रियल लाइफ एग्जांपल, लाइव एग्जांपल लेके हम सॉल्व करेंगे। और थीसिस और रिसर्च पेपर में आईआर का ग्राफ है उसको इंटरप्रेट करके कैसे लिखा जाता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपके पास पूरा समय है तो ही ये वीडियो देखिए, तो आपको पूरी चीज जानने सीखने को मिलेगी। आप थोड़ी देर देख के चले जाएंगे तो आपको कुछ पता चलने वाला है नहीं, क्योंकि ये पूरा वीडियो एकदम इंफॉर्मेटिव है, उसमें सारा जो आपको चाहिए वो ज्ञान दिया गया है। नेक्स्ट, ये जो आपको दिखता है वो आईआर का रियल ग्राफ है। तो ऐसा ग्राफ आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईआर एनालिसिस करवाएंगे, आपके हाथ में ऐसा कोई ग्राफ आएगा, उस ग्राफ को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे वही आज हमको सीखना है। तो अभी देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, जिसको आप देखें तो आपको पता चलेगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेडिएशन दी गई है। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल वो होता है उसमें, और वाइब्रेशनल यानी कि इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये सब एक दूसरे से अलग कैसे बनते हैं, जब उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है तो उसका नाम बदल जाता है, और वेवलेंथ चेंज होने के कारण उसकी जो एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो अभी कौन सा रेडिएशन किस टाइप की ट्रांजिशन आपको दे सकता है, तो देखिए, एक्सरे आपको बॉन्ड ब्रेकिंग वाली ट्रांजिशन देगा। यूवी या विजिबल आपके पास है तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देगा। इंफ्रारेड रेडिएशन आपके पास है तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल चेंजेस आएंगी। माइक्रोवेव है तो रोटेशनल चेंजेस आएंगी, ट्रांजिशन हो जाएगी। और अगर आप रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर यूज कर रहे हैं तो आपके मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन स्पिन हो जाएगी, और उस तरह की ट्रांजिशन आपको मिलेगी। अभी देखिए, इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब अपने मॉलिक्यूल के ऊपर दाखिल होता है तो क्या होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन की जो रेंज है वो 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स की है। अगर आप वो रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल को दे दे, किसी सैंपल को दे दे, तो मॉलिक्यूल में क्या होने वाला है, मॉलिक्यूल में दो तरह की घटना होने वाली है। पहली एब्सॉर्प्शन, और दूसरी ट्रांजिशन एंड ट्रांसमिशन, राइट। तो एब्सॉर्प्शन होगा तो मॉलिक्यूल में फिर दो चीजें होने वाली है। मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स है उसमें या तो स्ट्रेचिंग आएगी या तो बेंडिंग आएगी। और अगर ट्रांसमिटेड लाइट जो यहाँ से निकलता है, ट्रांसमिशन होता है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने जो सैंपल में से इंफ्रारेड रेडिएशन डाले वो सैंपल ने एब्सॉर्ब थोड़े पार्ट में किया है, बाकी का रेडिएशन पूरा बाहर चला गया थ्रू आउट द सैंपल। तो वो जो बाहर निकलने वाली लाइट है उसे हम ट्रांसमिटेड लाइट बोलेंगे। और वो जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो हमारे इंटरेस्ट की चीज है, उसको आप एक इंस्ट्रूमेंट के रिकॉर्डर से, डिटेक्टर से आप डिटेक्ट करोगे जो लाइट रेडिएशन ट्रांसमिट होके आई है, जो सैंपल ने एब्सॉर्ब नहीं की है, वो लाइट आप ट्रांसमिटेड लाइट के तौर पे डिटेक्टर पे जाएगी, और डिटेक्टर ऐसा ग्राफ बना के आपको देगा जो आप आईआर स्पेक्ट्रम की तरह यूज करते हैं, उसे आईआर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये ग्राफ में क्या होता है, ये ग्राफ में दो एक्सिस होती है, एक में ट्रांसमिशन होता है, दूसरे में फ्रीक्वेंसी का वेव नंबर होता है, वेव नंबर होता है, राइट। तो ये ट्रांसमिशन है वो परसेंटेज में मापा जाता है, और जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि वेव नंबर का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स रहता है। नेक्स्ट अभी देखेंगे, आपके पास सपोज कोई भी आईआर का ग्राफ आपको मिल गया,
तो वो ग्राफ के अंदर आपको मेन दो चीजें देखनी है। देखिए मैंने एक डॉटेड लाइन से इसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 400 से स्टार्ट होगा और इधर पहुंच के आपको 1600 तक आएगा। ये एक पार्ट हुआ, ये बाकी का दूसरा पार्ट हुआ। तो ये जो पहला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप रीजियन। जो आपकी लेफ्ट साइड में जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप रीजियन, और आपकी जो राइट साइड में है उसे हम बोलेंगे फिंगरप्रिंट रीजियन। राइट, तो ये दो पार्ट में हमने ग्राफ को पूरा डिवाइड कर दिया। हमने जैसे बोला वैसे जो ये लेफ्ट साइड का पार्ट है फंक्शनल ग्रुप रीजियन, उसका जो वेवलेंथ रेंज है वो 4000 से 1600 है, और बाकी का 1600 से 400 सेंटीमीटर है। ये जो पहला पार्ट है लेफ्ट साइड वाला फंक्शनल ग्रुप रीजियन वाला, वो हमको किसके कारण दिखता है, वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के कारण दिखता है। और फिंगरप्रिंट रीजियन है वो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग दोनों तरह के वाइब्रेशन के कारण हो सकता है। आप ज्यादातर देखें तो पिक्स के अंदर हमको क्या समझना होगा, तो पिक्स के अंदर हमको दो चीजें मेन है जो हम इंटरप्रिटेशन में यूज में लेने वाले हैं। एक चीज जो है वो है शेप, पिक का जो शेप रहता है वो हमारा फोकस का एरिया है। दूसरा इंटेंसिटी यानी कि लंबाई, पिक कितना लंबा है। तो दैट इज द 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स है जिनको हम इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ही बारीकी से जांचते हैं, परखते हैं, और उसके अनुसार हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल की जो शेप रहती है, पिक्स के मॉलिक्यूल के पिक्स की जो शेप रहती है वो मेनली दो तरह की होती है। एक होती है ब्रॉड पिक, ये जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, एक सेकंड मैं आपको हाईलाइट करके दिखता हूँ रेड से। ये जो आपको पिक दिखाई दे रही है वो ब्रॉड पिक है, चौड़ी है। राइट, तो उसे हम ब्रॉड पिक बोलेंगे। राइट, तो ये ब्रॉड पिक किसके कारण होती है, अगर मॉलिक्यूल में कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये पिक है वो थोड़ी चौड़ी यानी कि ब्रॉड हो जाती है। राइट, सो दिस इज द वन पार्ट। ये एक पार्ट है, मॉलिक्यूल की पिक या तो ब्रॉड हो सकती है या दूसरा ऑप्शन दैट इज शार्प। दूसरा जो ऑप्शन है वो शार्प है। तो अगर आप इस पिक को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा ये पिक एकदम तीखी शार्प है, पतली है, तो उस तरह की पिक को हम शार्प पिक बोलेंगे। तो शेप्स है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो पिक ब्रॉड हो सकती है या तो पिक शार्प हो सकती है। अगर इंटेंसिटी यानी कि लंबाई की बात करें तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ पिक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। पहला हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पिक। तो स्ट्रॉन्ग पिक किसे बोलेंगे, अगर कोई आईआर का ग्राफ में जो पिक है वो बहुत ही लंबा आता है, बहुत ही लंबा, ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक बहुत लंबा आता है, ये भी देखिए लंबा ही है। तो दिस टाइप ऑफ पिक्स, इस तरह की जो पिक है उसे हम स्ट्रॉन्ग पिक बोलेंगे। इस तरह की पिक्स को हम स्ट्रॉन्ग पिक बोलेंगे। अभी दूसरी है मीडियम, दूसरी है मीडियम। तो हम ग्रीन कलर से देखेंगे। अगर हम ये पिक को देखें तो ये ना बहुत लंबी है ना बहुत छोटी है, तो इस तरह की पिक्स को हम मीडियम पिक्स बोलेंगे। इस तरह की पिक्स को हम मीडियम पिक बोलेंगे। और वीक पिक कैसे बोलेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पे येलो लाइन से आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये जो पिक्स है ये पिक्स कैसी है, ना तो मीडियम है ना तो लंबी है, बट ये छोटी वाली है। तो इस तरह की पिक को हम वीक पिक बोलेंगे, जिनकी लंबाई कम होती है, जिनकी लंबाई कम होती है। राइट, तो आईआर के ग्राफ को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए आपको ये सब चीजें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो पीक है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। शेप, शेप एक ब्रॉड होता है, एक शार्प होता है, दूसरा इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक होती है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है इफ यू वांट टू एनालाइज एनी ग्राफ। लेट अस फोकस ऑन द इंटरप्रिटेशन पार्ट। अब हम इंटरप्रिटेशन पार्ट पर फोकस करते हैं। तो देखिए ये जो आईआर का पूरा रेंज है वो 4000 से 400 सेंटीमीटर का है। उसमें 1000 से 1500, 1000 टू 1500 में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड्स वाली पीक्स आएंगी। कौन से, सी सिंगल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्ड एफ, सी सिंगल बॉन्ड सीएल, और भी हो सकती है। फिर 1500 से 2000 का जो रीजन है उसमें आपको कौन सी पीक मिलेगी, डबल बॉन्ड की मिलेगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड।
ट्रिपल बॉन्ड की पीक कहाँ पे मिलेगी? 2000 से 3000 के बीच में। उसमें क्या हो सकता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर आप 3000 से 4000, 3000 से 4000 की रेंज में जाए तो आपको पता चलेगा वहां पे जो पिक्स आएंगी वो किसकी होंगी? OH की हो सकती है, NH की हो सकती है, CH की हो सकती है। तो इस तरह से आप मेनली जो पिक्स है उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसका रीजन 2000 से 3000 है। मेनली वहां पे दो ही पिक आती है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी जो 2100 के आसपास आती है, दूसरा है नाइट्राइल जो 2250 के आसपास आती है। आगे जाए तो पता चलेगा कि ये जो IR की फ्रीक्वेंसी है वो इंस्ट्रूमेंट किस फॉर्मूला पे मेजर करता है। तो उसके लिए एक लॉ है, जो लॉ है वो प्रिंसिपल बोला जाता है। प्रिंसिपल किसका है? हुक का है। तो हुक्स ने अपने प्रिंसिपल में, अपने लॉ में एक फॉर्मूला दिया है, न्यू इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट के बाई न्यू, राइट। तो ये जो म्यू है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे के लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये के लिखा हुआ है। कई बुक में ये आपको एफ भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस बुक आप देखेंगे, कहीं के लिखा होगा, कहीं एफ लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का मीनिंग एक ही करना है। वो चीज फोर्स कांस्टेंट है। वो चीज क्या है? फोर्स कांस्टेंट है। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम म्यू बोलेंगे, और जो म्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये सारी चीजों के ऊपर इंस्ट्रूमेंट ये फैक्टर्स के ऊपर IR की ग्राफ बनाता है। उसमें फोर्स कांस्टेंट किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करती है। एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है या तीन बॉन्ड है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। अगर आप ये जो फोर्स कांस्टेंट से कैलकुलेशन कैसे होता है, IR के ग्राफ की फ्रीक्वेंसी कैसे थियोरेटिकली कैलकुलेट की जाती है और कैसे होता है, तो आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल में आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक प्लेलिस्ट है, उसमें इसका एक अलग से ही वीडियो दिया गया है। तो आप उधर जाके वो सारा समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने एक रेफरेंस बुक से ये पूरा टेबल लिया है जो स्टैंडर्ड IR की फ्रीक्वेंसी का है। अगर आप कोई IR का ग्राफ इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो दो चीजें जरूरी है। एक, या तो आप IR की सारी टेबल को याद कर ले, दिमाग में बैठा दे, मग आउट कर ले। अगर आपको ये सारी फ्रीक्वेंसी याद नहीं रहती है तो आपको IR का टेबल आपके सामने लेके बैठना है और उसके बेसिस पे आप इंटरप्रेट करेंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अभी देखते हैं कि ये टेबल में देखिए CH है, तो CH के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं जो 3000 से 2850 के बीच में आते हैं, राइट। फिर CH3 के बेंडिंग वाइब्रेशन, CH2 का बेंडिंग वाइब्रेशन, सबका वैल्यू इधर दिया गया है। तो ये सारी वैल्यूज टेबल में दी गई होती, या तो हमको याद करनी है या तो इसमें से देख के अपने ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है। तो ये देखिए ये पूरा टेबल है, उसमें कार्बोनिल की वैल्यू, C सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सारी वैल्यूज दी गई है। OH की, NH की, ट्रिपल बॉन्ड N की, N डबल बॉन्ड O की, हेलोजन की भी है, C सिंगल बॉन्ड हेलोजन, राइट, OH NH। तो ये सारी टेबल में दी गई होती है, उसमें से आपको IR का ग्राफ इंटरप्रेट करना होता है। एक चीज आपको दिमाग में क्लियरली रखनी है, IR जो है वो एक सपोर्टिव इंफॉर्मेशन है। अगर आप इससे 100% स्ट्रक्चर प्रूव करना चाहते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक सपोर्टिव डेटा है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जहां पे आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर प्रूव कर सको, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, IR से आप ओनली इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को, फंक्शनल ग्रुप को बता सकते हैं कि इसमें ये प्रेजेंट है। you cannot prove the exact structure of molecule by the IR spectra, right? It is a supportive information, इसे हम supportive information बोलेंगे। तो ये ग्राफ का, ये टेबल का तो हमको पता चल गया। अब हम आगे जाके उसको इंटरप्रेट करना सीखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड 1725 पे आता है, एस्टर है तो 1735 पे आता है, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइड कीटोन, ये सारे जो वैल्यूज दिए गए हैं एग्जैक्ट उस वैल्यू पे आने चाहिए, राइट। हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि थियोरेटिकली हमको ये वैल्यूज है, सपोज एमाइड प्रेजेंट है तो 1690 पे ही आना चाहिए।
कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1710 पे ही आना चाहिए, लेकिन रियल आप ग्राफ देखेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा ये फ्रीक्वेंसी आपको ग्राफ में एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, बट इसके आसपास की कोई फ्रीक्वेंसी मिलेगी। उसका क्या रीजन है वो भी हम देखने वाले हैं। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण अगर मिथाइल प्रेजेंट है तो उसमें दो टाइप की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है, एक अराउंड 2962 और दूसरी अराउंड 2872। आपको ग्राफ इंटरप्रेट करने में एक चीज ध्यान में रखनी है, एसिमेट्रिक की वैल्यू, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वैल्यू हमेशा आपको ज्यादा वाले ही चूज करनी है। छोटी वाली जो वैल्यू है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की, वो आपको अल्काइल की सिमेट्रिक वाली छोटी रहेगी, एसिमेट्रिक वाली ज्यादा रहेगी। अगर आप किसी थीसिस रिसर्च पेपर में वैल्यूज लिख रहे हैं आपके ग्राफ देख के, तो कभी भी एसिमेट्रिक की वैल्यू लेस नहीं लिखना है, किससे? सिमेट्रिक से। और सिमेट्रिक की वैल्यू ज्यादा नहीं लिखना है, किससे? एसिमेट्रिक से। तो एसिमेट्रिक की वैल्यूज हमेशा ज्यादा आएगी, सिमेट्रिक की वैल्यूज हमेशा कम आएगी, राइट। तो अभी देखते हैं मिथाइल, मिथिलीन और मिथाइन, ये सबका वैल्यू में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसके अनुसार उसकी पिक्स आती है। किसके कारण? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण। अभी देखिए मैंने बोला था कि जो फ्रीक्वेंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, बट उससे थोड़ी आगे पीछे आती है। क्यों आती है? तो उसके रीजन है, उसे हम बोलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इधर मैं थोड़ा ही पार्ट लेने वाला हूं। अगर आप फैक्टर अफेक्टिंग आईआर सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में आईआर के प्लेलिस्ट में एक सेपरेट वीडियो दिया गया है, वो देख के आप पूरा सीख सकते हैं। इधर हम छोटा पार्टी ले रहे हैं। अगर बोन स्ट्रेंथ चेंज होती है तो उसके कारण फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि हुक्स के लॉ के अनुसार बोन स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के ऊपर, कितने बॉन्ड है उसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट। तो आप देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो आप इसको इथाइन बोलेंगे, इथिन बोलेंगे और इथेन बोलेंगे। तो आपको पता चलेगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एस कैरेक्टर, जो देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी रहता है। कौन सा रहता है? एसपी। अगर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन जाता है। कौन सा बनेगा? sp2 बन जाएगा, राइट। और अगर आपके पास एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, या अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन जाएगी, राइट। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी? sp3। तो उससे क्या होगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज होती है तो उसके कारण हमको क्या होगा? हमको ये होगा कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ कम होगी, अगर बॉन्ड ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड मजबूत बन जाएगा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इससे इस तरफ जाते बढ़ेगी क्योंकि बॉन्ड कम हो रहा है। तो उससे क्या होगा? बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी। देखिए अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड पे देखेंगे कम हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, right? So that is what? That is increase in the bond strength always increase in the IR spectra frequency. दूसरी बात देखेंगे, अगर रिलेटिव मास, अगर आपका कार्बन सेम है, बाकी के एटम आपने चेंज किए हैं, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल में जो एटम लिया गया है उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो आपकी जो बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी है वो घटती जाएगी, डाउन होगी। आप देखिए, गौर से देखिए, ये जो आयोडीन है उसका मास सबसे बड़ा है, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। इस तरफ में मास बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। किससे पता चलता है? हुक्स लॉ के फॉर्मूला से। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि अगर प्लस आई इफेक्ट हो तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, प्लस आई इफेक्ट होगा।
उसे हम प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। अगर डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है तो इधर देखिए कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन ही है। इधर एक डोनेटिंग ग्रुप आया मिथाइल, किसके पास? ये एल्डिहाइड के कार्बोनाइल के पास। तो इधर डोनेटिंग ग्रुप आया तो फ्रीक्वेंसी डाउन हुई। अगर दो दो डोनेटिंग ग्रुप आप आ गए किसके पास? कार्बोनाइल के पास, तो दो डोनेटिंग ग्रुप के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो गई, राइट। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अगर आप उससे उल्टा सोचे कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया, से फॉर एग्जांपल क्लोरीन, राइट, तो उसके कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इधर देखिए दोनों मिथाइल है, इधर एक क्लोरीन विथड्रॉइंग आ गया तो इधर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? बढ़ गई, राइट। तो ये ऐसे फैक्टर अफेक्टिंग आयर होते हैं, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है डिटेल में, वो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो जो माइनस आई इफेक्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अभी देखते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफ। तो आयर का ग्राफ है वो दो तरह से आपको मिल सकता है। अगर एनालिस्ट ने आपका ग्राफ को इंटरप्रेट करके इंटीग्रेट करके दिया है तो आपके ग्राफ में आप देखिए इधर आपको सारी वैल्यूज नजर आएंगी, आपको ऐसी वैल्यूज नजर आएंगी। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इंटीग्रेटेड ग्राफ। ये एनालाइज किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है, उसका जो एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन है वो हमको करना होता है। एनालिसिस क्या करके देगा? आपको इंटीग्रेट करके देगा, पिक्स का वैल्यूज आपको इधर ला के देगा, बराबर। वो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली देती है, उनको इंटीग्रेट ओनली करना होता है। तो ये है इंटीग्रेटेड ग्राफ। अभी देखेंगे नॉन इंटीग्रेटेड ग्राफ। जो ग्राफ में आपको इस तरह की वैल्यू ना मिले लिखी हुई और ग्राफ मिल जाए तो उसे हम नॉन इंटीग्रेटेड ग्राफ बोलेंगे। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे ग्राफ है वो एनिलीन का लिया हुआ है, बेंजीन उसके ऊपर NH2। तो ये ग्राफ में जो आपको फिनाइल रिंग है उसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो मिलती है वो तो मिलने ही वाली है, लेकिन आपका जो फोकस एरिया है वो कौन सा है? NH2। आपका जो फोकस एरिया है वो कौन सा है? NH2। तो NH2 की पीक यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन हाईलाइट की है, ये भी ग्रीन हाईलाइट किया है, ये भी ग्रीन हाईलाइट किया है। तो NH2 की पीक हमको कहाँ पे मिलती है? 3300 से लेके 3500 की रेंज में, राइट। तो ये जो IR की पीक है अगर इंटीग्रेट की हुई होती तो यहाँ पे 3400 3350 ऐसा कुछ लिख के आता। तो ये पिक्स किसकी है? ये पिक इसकी है, NH2 की। और वो मुझे कहां से पता चला? आपको भी ऐसा दिमाग में आना चाहिए कि ये कैसे पता चला कि ये जो IR का टेबल वैल्यू टेबल है। देखिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं वापस, इसमें आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे NH की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके आसपास रहती है? 3400 के आसपास। ये थोड़ी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, राइट। तो ये हमको कहां से पता चला? डेटा वैल्यू टेबल से। ये NH2 यहाँ आएगा ऐसा हमको कहां से पता चला है? IR के डेटा वैल्यू टेबल। वो कहां पे मिलता है? गूगल से भी मिलता है, और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में ये टेबल ऑलरेडी दिया हुआ होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक जहां पे आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया गया है, कोई भी आप बुक ले लो उसमें IR का ये टेबल होगा। उसमें से आपको पता चलेगा कि मेरे में ये जो बॉन्ड है NH के, उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होनी चाहिए। ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है फैक्टर्स के कारण, लेकिन अप्रोक्सीमेट वहां पे ही रहती है। अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल देखें तो उसमें भी देखिए N मिथाइल एनिलीन लिया हुआ है, N मिथाइल एनिलीन। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे आप देखें तो दो NH बॉन्ड है, यहाँ पे एक ये वाला एक ये वाला, दो NH बॉन्ड है। और ये जो NH2 है वो फ्री है, उसके साथ और कोई चीज जुड़ी हुई नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे फ्री NH, राइट। तो फ्री NH में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, तो उसके कारण जो ये पीक है वो थोड़ी ब्रॉड मिलती है। पीक कैसी मिलती है? ब्रॉड मिलती है। अगर हम ये मॉलिक्यूल को देखें, इसमें एक ही NH है और ये मिथाइल के कारण स्टेरिक इंडरेंस होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है, तो इसका पीक है वो ब्रॉड की जगह शार्प आएगा। इसको हम शार्प पीक बोलेंगे और मीडियम भी बोलेंगे, क्योंकि ना हाइट ज्यादा है न कम है, न कम है न ज्यादा है, बीच में है, तो इसे हम
मीडियम पीक बोलेंगे। टेबल में जो एम लिखा होता है ना स्मॉल, उसका होता है मीनिंग क्या होता है, मीडियम। तो ये जो एनएच की पीक हमको यहाँ मिलने वाली है। तो इस तरह से आपके स्ट्रक्चर में जो आपका बॉन्ड है उसके अनुसार पहले तो आपको स्ट्रक्चर का, मॉलिक्यूल का जो बंधारण है वो पता होना चाहिए, उसकी बॉन्डिंग कैसी है वो पता होना चाहिए, तो ही आप आईआर का ग्राफ अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाएंगे, राइट। तो ये होता है एन मिथाइल एनिलीन का ग्राफ। अभी देखेंगे नेक्स्ट, ये है फिनोल का ग्राफ। तो फिनोल में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप 11-12 से पढ़ते आते होंगे। फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारी बनती है, तो उसके कारण उसका जो पीक है वो एकदम ब्रॉड हो जाता है। फिनोल की जो वैल्यू है OH, उसकी वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए, NH के करीब, यानी कि 3300 से 3600 के बीच में। वो हमको कहाँ से पता चला, टेबल से। ग्राफ के जो इंटरप्रिटेशन का वैल्यू टेबल होता है उसमें से हमको पता चलेगा कि OH यहाँ पे आती है, राइट। तो ये देखिए मैंने ऑरेंज कलर किया है और उसकी सारी पिक को भी मैंने ऑरेंज कर दिया है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है उसका ग्राफ है, उसमें हमारा जो की इंटरेस्ट है वो कहाँ पे रहना चाहिए, OH की पिक्स के ऊपर। बाकी जो नॉर्मल पिक है एरोमेटिक रिंग की वो तो सारी आनी ही वाली है, लेकिन उसमें डिफरेंट क्या होगा, ये होगा। अभी आगे जाके देखते हैं। तो हमारे पास बेंजोइक एसिड का ग्राफ है। ये देखिए ये सारी ग्राफ में इधर वैल्यूज लिखी नहीं हुई है, इसमें ये वैल्यू नहीं लिखी गई है। तो इस तरह के ग्राफ को बोलेंगे नॉन इंटीग्रेटेड ग्राफ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमको कहाँ फोकस करना है, तो आप देखिए यहाँ पे OH है। तो OH तो हमको पता है कि ये 3000 से 3500 की रेंज में कहीं आएगा। ये ब्रॉड है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डेड हो सकता है। अभी देखिए दूसरा फोकस एरिया कहाँ पे होना चाहिए, कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी पे। तो कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आती है, 1700 की रेंज में। तो वो पिक ये वाली है, कार्बोनिल की पिक कौन सी है, ये वाली है। क्यों, क्योंकि 1700 की रेंज में ही कार्बोनिल के पिक आते हैं। बाकी एरोमेटिक रिंग के जो है वो CH यहाँ पे आएंगे 2970 के आसपास। फिर एरोमेटिक के बेंडिंग वाइब्रेशन है वो 1650 के आसपास आएंगे। जो CH के और स्ट्रेचिंग है जो वो 1450 से 1550 तक आ सकते हैं, राइट। तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल में से देख के सोचना है कि हमारे ग्राफ में वो वैल्यू कहाँ पे है। उसके अनुसार आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ड्रग है, दुनिया में बहुत ही फेमस ड्रग। अगर आपको बुखार हो जाए तो आप क्या लेंगे, पैरासीटामोल लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर देखिए बीच में पैरासीटामोल का ही ड्रॉ किया हुआ है। तो पैरासीटामोल में क्या होता है स्ट्रक्चर, पैरा पोजीशन में OH रहता है, ऊपर NHCOCH3 आता है। तो ये ग्राफ को अगर आपको इंटरप्रेट करना है तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, आप देखिए यहाँ पे कार्बोनिल है इन फॉर्म ऑफ अमाइड, अमाइड के फॉर्म में कार्बोनिल दिया गया है। उसकी वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए, 1690। मुझे ये कैसे पता चला, वो टेबल हमने जो पीछे देखा था उसमें से। तो कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, तो ये मैंने ग्रीन किया है, इसको भी ग्रीन किया है, राइट। अभी मेरा फोकस एरिया है OH। तो OH कहाँ पे आएगा, 3000 से 330 के आसपास। उसको मैंने ये लाइट ग्रीन किया है, इधर भी लाइट ग्रीन किया है। यहाँ पे मैं रेड करना चाहता था लेकिन भूल गया हूँ, इधर रेड किया है। आप देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है NH की, ये थोड़ा इससे ज्यादा आएगा, थोड़ा इससे ज्यादा आएगा। क्यों, उसके फैक्टर, उसके स्ट्रक्चर में उनके आसपास जो भी चीजें हैं, यहाँ पे कार्बोनाइल है तो उसकी इफेक्ट के कारण ये थोड़ा दूर आया है। अगर फैक्टर अफेक्टिंग आईआर आपको पता नहीं है तो वो वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल में, प्लीज जाके देख लीजिए। तो ये जो एनालिसिस है वो पैरासीटामोल के ग्राफ का हुआ, राइट। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वैल्यू है इधर लिखा हुआ है 1667 पे, 1667 पे, ये 1690 आनी चाहिए थी, लेकिन इसके आसपास का स्ट्रक्चर का जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण ये थोड़ी दूर कम हो गई है, थोड़ी कम हो गई है, राइट। तो फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं वैल्यूज पे। अब देखिए ये मैंने जो स्ट्रक्चर दिया है वो 4 नाइट्रोसिनेमाल्डिहाइड का है।
तो उसकी ग्राफ यहाँ पे दी गई है। तो उसको इंटरप्रेट करना है तो हमको ये स्ट्रक्चर समझना होगा। इसमें देखिए आपको क्या क्या दिखाई देता है, एक कार्बोनाइल दिखाई देता है, एक डबल बॉन्ड दिखाई देता है। तो ये दोनों हमारे फोकस एरिया है। टेबल में से मैंने वैल्यूज ली है। एल्डिहाइड का वैल्यू कहाँ पे आएगा, 1710। तो अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो ये 1600 है, ये 1800 है। तो उसके बीच का जो पार्ट है वो 1700 बनेगा। उसके आसपास आपको एक शार्प पिक दिखाई दे रही है। ये पिक किसकी है, कार्बोनाइल की है। अगर आप देखें तो सीसी डबल बॉन्ड कहाँ पे आना चाहिए, 1500 के आसपास। तो ये 1600 है, ये 1400 है। उसका मिडल क्या होना चाहिए, 1500। तो आप इसको ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा ये सी डबल बॉन्ड सी की पीक है। ठीक है, तो इस तरह से टेबल में से आपको वैल्यू कौन सी कहाँ आती है वो देख लेना है। आपके स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसके अनुसार आप ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो टेबल से आपको ये भी पता चलेगा एन सिंगल बॉन्ड वो है तो उसकी ये दो तरह की पीक आ सकती है। अपने ग्राफ में ये कहाँ पर है, देखिए 1550 से 1470, राइट। तो वो पीक कहाँ पे है, यहाँ पे है। वो कैसी है, ये थोड़ी वीक आई है। कैसी है, ये वीक आई है 1300। तो ये वाली जो पीक दिखाई दे रही है वो किसके लिए है, एनओ के लिए। लेकिन ये वीक पिक्स है, इतनी शार्प नहीं है, राइट। तो इस तरह से आपको ग्राफ इंटरप्रेट करना आ जाएगा। अब हमारा जो फोकस है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है एक थीसिस से, राइट। तो वो स्ट्रक्चर आपको देखने से पता चलेगा कि ये इसका रियल ग्राफ है, ये इस स्ट्रक्चर का रियल ग्राफ है। अगर आप थीसिस राइटिंग कर रहे हो तो आपको एक टेबल बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो रिव्यूअर है उसकी कमेंट्स कम आएगी। रिव्यूअर आप क्या कहना चाहते हैं वो समझ जाएगा और आप में कोई गलतियां नहीं निकालेगा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है, ये इसका ग्राफ है। तो अभी हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसके लिए आपको एक टेबल बनाना है। तो टेबल में आपको क्या देना है, एक तो बॉन्ड की टाइप, या तो किसकी आप जो एनालिसिस देने वाले हैं वो टाइप लिखनी है। दूसरा वाइब्रेशन मोड्स। अगर आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की थियरी अच्छी तरह से आती है तो ही आप ये कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अगर आपको नहीं आता है, मेरे यूट्यूब चैनल में आईआर की बेस थियरी के बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए हैं। ज्यादातर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर किया है, वो वीडियोस देख के आप ये पूरा समझ जाएंगे ये क्या है, कैसे होता है, राइट। तो आपको एक वाइब्रेशनल मोड का ये जो है बॉन्डिंग का वो सारा इंफॉर्मेशन इधर देना है। फिर आपके ग्राफ में जो वैल्यूज दिखाई देती है उसे हम बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उसे हम बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो आपको वो ग्राफ में से देख के लाना है। और दूसरा रिपोर्टेड वैल्यू, उसके लिए एक इधर टेबल में आपको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, इधर रेफरेंस साइट करना पड़ेगा। कौन सी बुक से या कौन सी रिसर्च पेपर से आप ये बता रहे हैं कि ये वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए, उसका रेफरेंस इधर साइट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आएगी रिपोर्टेड वैल्यू, यहाँ पे आएगी ऑब्जर्व वैल्यू। अभी देखते हैं रियल एनालिसिस करते हैं ग्राफ का। तो मेरा जो स्ट्रक्चर इधर लिया हुआ है उसमें NH2 है, इधर देखिए NH2 है, राइट। तो वो NH2 है, उसे क्या स्पीक देगा, वो NH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देगा। वो कहाँ पे आनी चाहिए, 3600 3500, वहां कहाँ पे। उसकी नॉर्मल रेंज रिपोर्टेड बुक्स होती है, रेफरेंस बुक, उसमें कितनी होती है, 330 से स्टार्ट करके 3700 तक। तो हमारे ग्राफ में हम देखेंगे इधर लिखा है 3688। तो ये कहाँ से आया, तो आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ पे ये पीक इंटीग्रेट की हुई एनालिस्ट ने हमको दी है। तो वो क्या है, 3688। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये पिक किसकी है, NH2 की। किसकी है, NH2 की, राइट। वो हमको कहां से पता चला, जो रिपोर्टेड वैल्यूज होती है उसमें से हमको हमारी पीक को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ग्राफ में उसके आसपास कहां पे पीक है, राइट। तो अभी देखिए एरोमेटिक रिंग का मैंने बोला था कि जो फ्रीक्वेंसीज आती है, तो हर एक स्ट्रक्चर में अगर एरोमेटिक रिंग है तो CH स्ट्रेचिंग कहां पे आएगी, इस रेंज में आएगी। C डबल बॉन्ड एंड C सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग किस रेंज में आएगी, इस रेंज में, मैंने उधर बोला था, राइट। ये इनप्लेन बेंडिंग किसकी, CH की, वो कहां पे मिलेगी, 1150 से 1050 में। ये क्या है, CH की आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, तो वो आपको कहां पे मिलेगी, इस रेंज में मिलेगी। आपके ग्राफ में आपको देखना है ये है या नहीं
है तो कहाँ पे है? से लेट्स से टेक ए एग्जांपल, यहाँ पे दिया गया है CH, तो 782 है, यहाँ पे क्या लिखा है 782। तो अभी हम ग्राफ में जाएंगे, तो ग्राफ में जाके हमको पता चलेगा कि 782 का पीक कहाँ पे है, यहाँ पे। तो आपके ग्राफ में जो इंटीग्रेट दी हुई वैल्यू आपको दी होती है एनालिस्ट ने आपको, वो वैल्यूज को आपको स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कोरिलेट करना है और आपके स्ट्रक्चर में वो कहाँ पे फिट होता है उसको आइडेंटिफाई करके आपको पूरा ऐसा टेबल लिखना है, राइट। सो दिस इज द वे, ये रास्ता है कैसे हम आईआर के ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं। और मैं आपको ऐसी एडवाइस दूंगा कि अगर आप थीसिस लिख रहे हैं तो आपको जो आपका ये आईआर का एनालिसिस है वो ऐसा टेबल के फॉर्म में देना चाहिए, जिससे आपकी क्वेरियां कम हो जाएगी, जो आपका रिव्यूअर है वो अच्छी तरह से रिव्यू कर पाएगा और आपका अप्रिशिएशन होगा, राइट। तो ये बात हुई थीसिस राइटिंग में कैसे एनालिसिस लिखे। अब हम देखने वाले हैं कि रिसर्च आर्टिकल में कैसे लिखें। तो ये देखिए, एक रेप्यूटेड जर्नल में मैं रिव्यूअर हूँ, इंटरनेशनल जर्नल में, उसमें एक पेपर में ऐसा लिख के आया था कि ये वैल्यू सारी इस तरह से दे दी थी, और मुझे ये देख के मैंने बहुत सारे कमेंट्स दिए, ऑथर को बहुत सारे कमेंट दिए, ये राइटिंग गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बस ओनली वैल्यूज लिख के दे दी, फिर वो बोले कि आप देख लो। ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसा कभी नहीं लिखना है। अगर सपोज आपके पास ये डेटा है तो आपके ग्राफ को देख के आपको उसको इंटरप्रेट करना है। और कैसे लिखना है, देखिए मेरा ही खुद का एक रिसर्च पेपर में से मैंने ये कॉपी करके लिया है एक पार्ट, तो उसमें ये बात भूल जाइए, ये अपने अभी काम का नहीं है, यहाँ से शुरू होता है। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपको आईआर कैसे लिखना है, देखिए पहले यहाँ पे लिखा है आईआर, तो हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया वो किसका है, आईआर के इंटरप्रिटेशन का। फिर इधर लिखा है केबीआर, तो ये इतना छोटा लिखा हुआ हमको प्रूव कर देता है कि ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ली गई है, एनालिसिस किया गया है, वो कौन सी मेथड से किया गया है, केबीआर पैलेट मेथड से। केबीआर यानी कि केबीआर मेथड से ये एनालिसिस हुआ है, तो इसका इंफॉर्मेशन मिल गया। फिर इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो न्यू है। न्यू का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, और यूनिट भी दिया गया है सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज इधर लिखी होंगी वो कौन सा यूनिट में होंगी, सेंटीमीटर इनवर्स में रहेगी। सो ये जो तरीका है वो बहुत ही सही और करेक्ट तरीका है। अभी देखिए पिछले वाले में हमने देखा इसमें कुछ नहीं दिया गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि अगर आप राइट करना चाहते हैं रिसर्च पेपर, तो पहले आप वैल्यू लिखिए, से फॉर एग्जांपल 3136 मिला है, फिर ये वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी किसके कारण मिली है, तो ये CH के कारण मिली है। कौन से CH का, एरोमेटिक का CH का, इसके कारण ये फ्रीक्वेंसी मिली है। तो आप इस तरह से वैल्यूज को लिखिए। आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वो तभी एक्सेप्ट होगा जो अच्छी तरह की राइटिंग की गई है, अदरवाइज आप ऐसा वैसा लिख के कुछ भी दे देंगे तो आपका ये कभी आगे जाने वाला नहीं है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जांपल लीजिए, ये वैल्यूज जो है उससे हमको क्या पता चलेगा कि ये जो पीक है वो किसके कारण है, CH के कारण। किसके लिए, एलिफेटिक CH बॉन्डिंग के लिए, राइट। सो दिस तरह से आप देख रहे हैं, तो ये COC की भी फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको सारा ऐसा डिटेलिंग लिखना है, उससे ही आप अच्छी तरह से कोई पेपर कर पाएंगे, आप आईआर को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको फॉलोइंग करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिवॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, राइट। सो ये जो तरीका है वो सही तरीका है, आप इस तरह से लिखेंगे आपको बहुत ही फायदा होगा। एंड विश यू a nice time, have a nice time. Thank you very much for listening me patiently. Thank you. एंड अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक दे दीजिए।